हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 12 अगस्त 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट न्यूज़ और एक्सप्लेन पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम डिस्कस करेंगे। देखो, फ्रंट पेज पे एक न्यूज़ है कि अभी जो मॉनसून सेशन चल रहा था पार्लियामेंट का, उसको 2 दिन पहले ही एंड कर दिया गया है। तो उसको लेकर के आर्टिकल है। सेम चीज़ आप एक्सप्लेन पेज पे भी देखोगे, तो हम एक्सप्लेन पेज से इस मुद्दे को पूरा डिटेल में कवर अप करेंगे, ठीक है। दूसरा, हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड हो गया, जिसके चलते 60 जनों का उसके नीचे दबने की एक न्यूज़ है और 10 जनों की डेथ हो चुकी है। तो ये लैंडस्लाइड का जो इशू है, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट देखने को, इसकी बहुत ज़्यादा प्रेवलेंस देखने को मिलती है जब कभी भी रेनी सीजन की बात की जाए। तो देखेंगे इसमें क्या है पूरा थोड़ा बहुत। इसके अलावा रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन को ख़त्म करने के लिए अभी जो अमेंडमेंट लाया गया था, उससे संबंधित एक आर्टिकल, और दूसरा आर्टिकल इधर है कि 17 केसेस पेंडिंग है जहां पर रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स, मतलब कानून आज लाया गया और आप उस कानून को अप्लाई कर रहे हो। कौन सा कानून है, किससे रिलेटेड? टैक्सेशन से रिलेटेड। और आप उस टैक्सेशन रिलेटेड लॉ को अप्लाई कर रहे हो पिछले 3 सालों से, जबकि लॉ आज लेकर के आ रहे हो, तो इसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन, राइट। तो उसको ख़त्म किया गया है। तो ऐसे में अभी CII की मीटिंग हो रही थी, ठीक है। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि बहुत ही सही काम हुआ और ट्रस्ट बिल्डिंग होगी, इन्वेस्टमेंट हम अट्रैक्ट कर पाएंगे। 17 केसेस पेंडिंग है, जिसमें वोडाफोन हो गया, केयर्न एनर्जी का मुद्दा हो गया, उससे संबंधित थोड़ा सा ये है, एक्सटेंशन जानेंगे। फिर नेक्स्ट जो रिपोर्ट रहेगी, दैट इज़ जो जस्टिस नरीमन है, उनका रिटायरमेंट आज है। तो ऐसी परिस्थितियों में अभी सुप्रीम कोर्ट की क्या स्ट्रेंथ है, क्या प्रोसीजर होता है जजेस की अपॉइंटमेंट का सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, थोड़ा वो जानेंगे। इसके अलावा थोड़ा बहुत और नज़र डालेंगे इसी पेज पे। इसके अलावा आगे ओबीसी का जो रिजर्वेशन से संबंधित मुद्दा था, उसको थोड़ा क्लियर करना कि स्टेट भी अपनी ओबीसी लिस्ट को अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि 102वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018, जिसमें क्या प्रोविज़न था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट मीन्स प्रेसिडेंट जो है, वो ही अब अपडेट कर पाएंगे अगर ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस की कैटेगरी में कोई अपडेशन करना हो, सोशियो इकोनॉमिकली जो कास्ट, जो क्लास होती है उनके बेसिस पे, या फिर सोशियो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस में से जिनको भी आप ओबीसी में डालना चाहते हो, उसको केवल प्रेसिडेंट कर पाते, ठीक है। ये जो अपडेशन था लिस्ट का, ये केवल प्रेसिडेंट कर पाते ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब क्या प्रॉब्लम आ गई, स्टेट अपने हिसाब से कुछ अगर चेंजेस लाना चाह रहे हैं अपने लेवल पे, उसमें प्रॉब्लम आने लग गई थी। तो उस चीज़ को करेक्ट करने के लिए 127th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है, वो राज्यसभा लोकसभा ने पारित कर दिया, पार्लियामेंट में पारित हो गया। तो ऐसे में अब वो एक्ट बन जाएगा, तो स्टेट्स को उनकी वो पावर रीस्टोर कर दी गई है। कहने का मतलब ये है, प्रेसिडेंट के एसेंट मिलते ही। तो ये चीज़ है, यही बात है। इसके अलावा आगे देखते हैं। एक्सप्लेन पेज पे 3 आर्टिकल्स है, तीनों के तीनों हम डिटेल में देखेंगे। एक तो पार्लियामेंट की प्रोडक्टिविटी से, दूसरा है EOS 03 का लॉन्च, फेल हो गया जहाँ तक मुझे पता है, बाकी जानेंगे EOS है क्या। और एक आमागढ़ का जो हमने पूरा मुद्दा समझा था ना, जिसमें मीणास का और जो आप कह सकते हो कि जो सेफ्रॉन फ्लैग बियरर हैं, उनके बीच में जो लड़ाई हुई थी, उसी का एक्सटेंशन एक और बढ़ गया है। उदयपुर, राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है उदयपुर, वहाँ पर भील ट्राइबल लीडर के स्टैचू के पास में भी सैफरन कलर का फ्लैग होस्ट कर दिया गया। तो उसको लेकर के अभी इशू चल रहा है, वो जानेंगे। इसके आगे वर्ल्ड पेज पे इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, बाकी इकोनॉमी पेज से, वर्ल्ड पेज पे एक दो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वो लास्ट में बता दूंगा। यहाँ पर इकोनॉमी पेज पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट स्लो बताया जा रहा है, और कैसे भी करके प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट मिले, इसके लिए रिक्वेस्ट की जा रही है रेवेन्यू सेक्रेटरी के द्वारा, जानेंगे क्या है। इसी तरीके से कॉमर्स सेक्रेटरी के द्वारा भी स्टेटमेंट आए हैं कि जो आप कह सकते हो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं इंटरनेशनल, जब भी आप ट्रेड करते हो ना मर्केंडाइज में, या फिर जो भी गुड्स का, सर्विसेज का, तो उसमें डिपेंड करता है कि आपके 2 कंट्रीज़ के बीच में, जैसे इंडिया एक हो गया, दूसरा कोई दूसरा कंट्री, उसके साथ में इंडिया के क्या ट्रेड रिलेशंस हैं। उनमें से एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, दैट इज़ फ्री ट्रेड रिलेशन, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बेसिस ट्रेड एग्रीमेंट्स, राइट। तो उसमें अभी क्या प्रोविज़न है, क्या स्कोप है, वो जानेंगे। इसके अलावा एक जो न्यूज़ है, दैट इज़ अबाउट दिस वन। यहाँ पर आप देख सकते हो कि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है ऑफशोर मार्केट्स में। ऑफशोर जितना कुछ भी आप देख सकते हो,
रुपए और डॉलर या फिर रुपए के अलावा जितने भी और करेंसीज के अंदर ट्रेड होता है वहां पर, ऑफशोर का मतलब आउट ऑफ इंडिया, राइट, उनका वोलेटाइल होना, उस सिचुएशन का वोलेटाइल होना मतलब सिचुएशन अंडर कंट्रोल ना रह करके अचानक से वेरिएशन आ जाने, और उसका असर फिर डोमेस्टिक मार्केट पर भी पड़ता है। तो उसको मॉनिटर करने के लिए आरबीआई अपनी तरफ से रेडी है इस वॉलेटिलिटी को। ठीक है, पूरा मुद्दा डिटेल में समझाने की पूरी कोशिश करूंगा मैं। ठीक है, आगे इसके अलावा जो जो कुछ भी न्यूज़ है उनको हम थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं डिटेल में। सबसे पहली न्यूज़ है, हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड के चलते 10 जनों की डेथ हो गई, 60 जने ट्रैप हो गए। तो ये जो इंसिडेंट है ये कहाँ पर हुआ था, उस चीज़ को आप नोटिस कर लो, NH5 पे, और वो कहाँ से, किन्नौर से शिमला के बीच में। बाकी तो चीज़ें देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी, क्योंकि कई बार मैच द फॉलोइंग में यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है, क्योंकि जो भी नेशनल हाईवेज न्यूज़ में रहती हैं एक तरफ लिस्ट उसकी दे दी, दूसरी तरफ स्टेट या रीजन का नाम बोल देती हैं और मैच द फॉलोइंग बोल दिया जाता है, और वो नेशनल हाईवेज कौन सी होती है जो न्यूज़ में रही हो, तो इसलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया था। बाकी तो आपको पता ही है कि रेस्क्यू करने के लिए जो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस है वो हो गई, या फिर आप देख सकते हो स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स SDRF या NDRF, ये सब मिलकर के रेस्क्यू कर रही हैं जो भी ट्रैप हुई बॉडीज़ हैं, जो भी लोग दब चुके हैं इस मलबे के नीचे, उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो यही चीज़ थी, बाकी और चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट इज़ कि जो गलतियां पास्ट में हुई थी उनको फिक्स करना, और सबसे इंपॉर्टेंट जिसमें रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन का सिस्टम था उसको करेक्ट करना, बोले ये ट्रस्ट बिल्डिंग के काम करेगा, ये बात कही हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। देखो अभी बात क्या है कि जो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज CII की अब एक मीटिंग हो रही थी, तो उसमें ये बोला कि हमने जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन को बंद किया है, बोले इसका फ़ायदा हमें डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि आपको पता है हम इस बारे में बहुत बार बात कर चुके हैं कि 2012 में जब बजट सेशन के टाइम पे बजट में फाइनेंस बिल जब आया था, फाइनेंस एक्ट ऑफ 2012, उसमें क्या कर दिया गया था, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन लगा दिए गए थे कि 2007 से लेकर 2012 के बीच में कोई भी कॉरपोरेट हाउस या कोई भी कॉरपोरेट कंपनी ने कुछ भी लेन देन किया है और उसके ऊपर अगर टैक्सेशन नहीं लगाया गया तो वो टैक्स अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, इसमें जैसे वोडाफोन वाला केस था, एक केयर्न एनर्जी वाला केस था, तो इन दोनों के चलते अभी क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे एक प्रेशर बन रहा था अभी करंटली। क्यों? क्योंकि केयर्न एनर्जी ने तो अपनी तरफ से पूरे एक तरीके से फ्लड गेट्स ओपन कर दिए थे। जैसे पेरिस में एक कोर्ट ने अलाउ कर दिया था कि फ्रांस में, पेरिस में जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एसेट्स हैं उनको केयर्न एनर्जी सीज कर सकती है, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम, यूके और इंडिया के बीच में जो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी हुई थी 1996 की, तो बोला उसका वायलेशन है ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन। तो इसमें क्या हो गया कि वहां पर ये अप्रूवल दे दिया। अब एक चीज आप सोचो कि इंडियन गवर्नमेंट के कुछ एसेट्स हैं आउट ऑफ इंडिया, और उनको अगर कोई कंपनी वहां से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक केस में हरा करके उनको सीज करे, तो समझ सकते हो कि कितनी ज्यादा बेइज्जती वाली बात है, शेम की बात हुई कि नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में, और दूसरा, आप एक मार्केट इकोनॉमी बनना चाहते हो, अट्रैक्ट करना चाहते हो इन्वेस्टमेंट को, तो उसके लिए आपको टैक्सेशन सिस्टम को बड़ा लिबरल रखना पड़ता है, तभी जाकर के विदेशों की दूसरी बड़ी कंपनीज यहां इंडिया में आके वो बिजनेस करेंगी। तो आप अगर इस तरीके से रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन को प्रमोट करोगे ना, तो वो फिर हार्मफुल हो जाता है। तो इसी चीज को करेक्ट करना, इसके लिए क्या किया गया है, अभी रिसेंटली जो मॉनसून सेशन जैसे कल खत्म हुआ है उसमें एक तो इनकम टैक्स एक्ट में अमेंडमेंट लाया गया है, एक फाइनेंस एक्ट ऑफ 2012 में चेंज लाए गए हैं। इसका मेन टारगेट क्या था वो मैंने आपको बता दिया। ओके, आगे चलते हैं। अब यहां पर आ जाओ, यहीं पे कंटिन्यू कर रहे हैं कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन के मुद्दों को लेकर के लगभग 17 केसेस जो हैं वो टेबल पर हैं, मतलब पेंडिंग पड़े हैं, और अब कंपनी से बातचीत की जाएगी कि देखो जी हमने रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन का जो मुद्दा है उसको हमने करेक्ट कर दिया है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, इस बात को लेकर के कंपनीज के साथ में एंगेजमेंट करेगी, जिसमें 2 कंपनियां मैं बता चुका हूं, एक तो वोडाफोन है, एक केयर्न एनर्जी है। अब इससे क्या हो जाएगा कि टैक्स की जो डिमांड है रेट्रोस्पेक्टिव मैनर में, उससे थोड़ी रिलीफ मिलेगी, और इससे क्या होगा, इंडिया एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पे एक और अट्रैक्शन पॉइंट बनने का स्कोप बना लेगा। ठीक है, इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हो कि रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट देखो यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पे 2012 में लाया गया था,
जिसमें टैक्स की डिमांड की गई थी कि 2012 में कानून लाया आपने और आप डिमांड कर रहे हो 2007 से लेकर के 2012 तक के जितने भी चेंज जो भी लेन देन हुआ था कॉरपोरेट हाउसेस के द्वारा, बोलो उनके ऊपर हम टैक्स लगाएंगे। तो आप एक तरीके से कोई चीज़ हो गई उसके बाद में आप उस पर टैक्स लगा रहे हो। तो टोटल 17 केसेज इसमें इस पूरे रेट्रोस्पेक्टिव वाले मुद्दे के अंदर आ गए और गवर्नमेंट ने लगभग 8100 करोड़ रुपए का जो एक तरीके से टैक्स है वो कलेक्ट किया इन 17 में से 4 केसेस में, ठीक है। और उसमें 7900 करोड़ तो केवल और केवल केयर्न एनर्जी से ले लिए। तभी तो केयर्न एनर्जी चारों तरफ न्यूयॉर्क के वहाँ पे, न्यूयॉर्क जो स्टेट है अमेरिका का, वहाँ के जो कोर्ट्स हैं वहाँ पर भी पिटिशन लगा रखी है कि एयर इंडिया जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एंटिटी है, इसके एसेट्स को हम सीज करेंगे। पेरिस वाला मुद्दा मैं आपको बता ही चुका हूँ। अब क्या है कि रेट्रोस्पेक्टिव वाला ये जो मुद्दा है इसको करेक्ट करने के लिए इनकम टैक्स एक्ट और फाइनेंस एक्ट ऑफ 2012 इसमें चेंजेस ला दिए गए हैं। तो अब देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोशिश करेगी कि इन कंपनीज के साथ में अच्छे रिश्ते बनाए जाएं। इससे क्या होगा कि अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट के लिए कोई नई कंपनी तैयार होती है तो उसको वहाँ पर प्रॉब्लम ना हो। नहीं तो वो क्या सोचेगी, नई कंपनी अगर कोई भी इन्वेस्ट करना चाहती है इंडिया में तो कि भाई वोडाफोन के साथ में इतनी प्रॉब्लम हो गई, केयर्न एनर्जी के साथ में इतनी प्रॉब्लम हो गई, तो इंडिया जैसे देश में तो हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, नहीं तो वहाँ पर हमारा पैसा डूब जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में ये चेंजेस लाए गए हैं जिसको बोला गया है, एक तो देखो टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट बिल 2021 और एक आपने अब देख ही लिया इसमें चेंजेस लाए गए हैं। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है दैट इज जस्टिस नरीमन रिटायर्स। इनका रिटायरमेंट हो गया और अपॉइंटमेंट को लेकर के डेडलॉक चल रहा है। और डेडलॉक ये कॉमन है, बहुत बार देखा जाता है कि जुडिशरी वर्सेस एग्जीक्यूटिव। हमारे जो डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात करें तो उसमें 3 पिलर्स हैं, एक तो जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। तो जुडिशरी में जब भी कभी अपॉइंटमेंट्स होते हैं तो उन अपॉइंटमेंट्स में एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच का जो डेडलॉक है ना वो बार बार देखने को मिलता है। अब देखो जस्टिस नरीमन जो अभी ये रिटायर हो चुके हैं आज, तो इनका कॉलेजियम सिस्टम में पहले से इनका 2019 मार्च से ये कंटिन्यू कॉलेजियम सिस्टम के पार्ट है। कॉलेजियम सिस्टम की अगर बात करें तो मैंने आपको बताया था कि जब से हमारे यहाँ पर अपॉइंटमेंट्स को लेकर के बातचीत हुई है कि सुप्रीम कोर्ट में हायर जुडिशरी में अपॉइंटमेंट कैसे होने चाहिए, तो उसके लिए देखो 1981 में फर्स्ट जजेस केस आया था। उसमें तो ये कहा था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ में कोई भी कंसल्टेशन हो गई तो उसका मतलब ये नहीं है कि उस बात को माना जाएगा। दैट मीन्स कि प्रेसिडेंट जब भी किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करेंगे तो वहाँ पर एग्जीक्यूटिव की बात ज़्यादा चलती थी। फिर 1993 में रिव्यू हुआ, सेकंड जजेस केस आता है और उसमें यह बताया गया कि कॉलेजियम सिस्टम इंट्रोड्यूस हो जिसके अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने साथ के जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के उनके साथ में कंसल्टेशन करेंगे और जिनको भी आप अपॉइंट करवाना चाहते हो हाई सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पे उन नामों को रिकमेंड कर दिया जाएगा प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट उन जो नाम यहां से कॉलेजियम ने सजेस्ट किए हैं उन नामों में से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस के बेसिस के ऊपर अपॉइंट कर देंगे। तो इसी चीज़ को फिर बाद में एक और मुहर मिल जाती है, एक और सपोर्ट मिल जाता है थर्ड जजेस केस में 1998 में कि कॉलेजियम सिस्टम कंटिन्यू रहेगा। और कॉलेजियम सिस्टम में क्या प्रोविजन कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो बोले एक तो वो हो जाएंगे, उसके अलावा 4 सीनियर मोस्ट जजेस और हो जाएंगे, तो 5 जनों का कॉलेजियम हो गया। और ये मिलकर के फिर बाद में नाम रिकमेंड करेंगे प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट को उन नामों में से जो भी सुटेबल लगे, प्रेसिडेंट का मतलब क्या हो गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब सरकार को अगर जो चीज़ पसंद आएगी, जो नाम पसंद आएंगे उनको वहाँ पे अपॉइंट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि कॉलेजियम तो अपनी तरफ से नाम रिकमेंड कर देता है, पर यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसकी एड एंड एडवाइस पे प्रेसिडेंट काम करते हैं, ये जल्दी से अप्रूवल नहीं देते। और ये डेडलॉक के चलते क्या हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट्स हैं, इनमें जितना कुछ भी अपॉइंटमेंट होना चाहिए ना जल्दी से जल्दी, वो अपॉइंटमेंट में डिले होता चला जाता है। और आपको पता ही है कि हमारी जुडिशरी के ऊपर एक ब्लेम लगातार लगता रहता है कि यहाँ पर केसेस का जो है वो फाइल से जो पाइल अप होती चली जाती हैं, इकट्ठी होती चली जा रही हैं, ड्यू केसेस लाखों करोड़ों की तादाद में हो चुके हैं। ठीक है, इस तरीके से ये पूरा मुद्दा आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा एक दो इंपॉर्टेंट चीजें वो और देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट में टोटल जो स्ट्रेंथ सैंक्शन की हुई है अभी तक कि जजेस की कितनी पोस्ट है, वो 34 है। अब उसमें से नरीमन, जो जस्टिस नरीमन है, इनको इंक्लूड करें तो 25 जजेस हैं। अब इनका रिटायरमेंट हो गया तो अब कितने बचेंगे, सिर्फ 24।
तो अब आप देखो कि 34 तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होनी चाहिए। अब आप केसेस ऑलरेडी पेंडिंग है और 34 की जगह केवल 24 ही जजेस अवेलेबल हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो आप देख सकते हो कितने ज्यादा ड्यू केसेस रह जाएंगे। ठीक है, इसमें आप देखो, अच्छा सॉरी मैं ये बोलना भूल गया, देखो कि नरीमन रिटायरमेंट हो रहा है इनका, आज हो गया, तो अब 25 जजेस रह जाएंगे और 19 अगस्त को नवीन सिन्हा एक और जज हैं वो भी रिटायर हो जाएंगे, तो फिर 10 वैकेंसीज हो जाएंगी। तो टोटल कितनी पोस्ट है वहाँ, कितने जजेस अपॉइंटेड हैं अभी हो जाएंगे 19 अगस्त के बाद में? केवल 24। और अपॉइंटमेंट होनी चाहिए 10 सीटों के ऊपर, 10 जो वैकेंसीज हैं और उनके ऊपर डिले बैक टू बैक होता चला जाता है। तो ये चीज़ क्या है, सिचुएशन को और ग्रेव बना देती है। ठीक है, अब आप यहां पर एक चीज देखना, थोड़ा सा आप इस चीज को क्लियर आउट करोगे कि किस तरीके से जजेस की अपॉइंटमेंट होती है। जैसे कि मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट में जजेस का अपॉइंटमेंट है उसका प्रोसीजर आपको बताया। अब मान लो आपको जजेस का अपॉइंटमेंट करना है हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट में जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होगा? उस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस प्लस में 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ दैट पर्टिकुलर हाई कोर्ट, ये मिलकर के नाम रेकमेंड करेंगे और ये नाम किसके पास में जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के पास में, जिसमें कौन कौन होते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और उसके बाद में वो नाम जाएगा किसके पास में? प्रेसिडेंट के पास में, और प्रेसिडेंट फिर बाद में अपॉइंट करेंगे। तो ये प्रोसेस जो है वो हाई कोर्ट्स में अपॉइंटमेंट के लिए और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो हाई कोर्ट्स में भी वैकेंसीज बहुत सारी अभी चलती रहती हैं। अब देखो जजेस की अपॉइंटमेंट को लेकर के एनजेएससी की बात नहीं की तो किया ही क्या। ठीक है, तो देखो होता क्या है कि 2015 में जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? एचएल दत्तू। ओके, तो उस टाइम पर एग्जीक्यूटिव्स अपनी से को रखने के लिए, अपनी कमांड को रखने के लिए नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लेकर के आते हैं। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है, पर उसको फिर बाद में बेसिक स्ट्रक्चर का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इन दोनों को स्ट्रक डाउन कर दिया। बोले ये अल्ट्रा वायरस है, बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करते हैं। और बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब सेपरेशन ऑफ पावर ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल 50 अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 4। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाता है कि एनजेएससी को स्ट्रक डाउन कर दिया और ये जो कॉलेजियम सिस्टम है ये कंटिन्यू रहता है। और जब जब भी अपॉइंटमेंट्स की बात आती है जजेस की, तब ये डेडलॉक देखने को मिलता है जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव्स के बीच में। उसी चीज को यहां पर समझाया जा रहा है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम आ गए हैं एक्सप्लेन पेज पे। देखो प्रोडक्टिविटी ऑफ पार्लियामेंट से संबंधित ये आर्टिकल है। देखो मॉनसून सेशन एंड हो गया 2 दिन पहले ही। ठीक है, और सेशन जब भी एंड होता है ना, तो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, जैसे कि राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। ठीक है, राज्यसभा में तो चेयरमैन है। चेयरमैन कौन होते हैं? जो भी हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। ठीक है, और अभी करंटली आपको पता है एम वेंकैया नायडू ये चेयरमैन है राज्यसभा के। दूसरी तरफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा की बात करो तो लोकसभा में स्पीकर होते हैं और वो करंटली कौन है? ओम बिरला, जो कि लोकसभा मेंबर हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन लोकसभा हैं। और उनको फिर बाद में उनका इलेक्शन हुआ, उनका अपॉइंटमेंट हुआ स्पीकर के तौर पे। तो ऐसे में ये जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो हैं, लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में चेयरमैन, ये क्या करते हैं? जब कभी भी सेशन को एंड करना है, जैसे मॉनसून सेशन ये था 19 जुलाई से शुरू हुआ और आज 12 तारीख की बात करें तो कल 11 तारीख को ये सेशन एंड हुआ, तो इसमें क्या कर दिया जाता है? एडजॉर्नमेंट सिन डाई। क्या बोला जाता है? एडजॉर्नमेंट सिन डाई। दैट मीन्स कि कोई टाइम फिक्स नहीं किया जाता है और सेशन को एडजॉर्न किया जाता है। एडजॉर्न का मतलब एक बार सेशन को हम रोकते हैं वहीं पे। और इसका मतलब क्या हो जाता है कि एडजॉर्न सिन डाई ने एक बार डिक्लेयर कर दिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने, तो उसके बाद में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो फिर बाद में कह देंगे कि सेशन एंड हो गया। इसको बोलते हैं प्रोरोगेशन, प्रोरोगेशन ऑफ द सेशन। समझ गए? तो एडजॉर्न सिन डाई का जो डिक्लेरेशन है ये तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर करेंगे और उसके बाद में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस हाउस के सेशन को एंड कर देंगे। समझ गए? तो इस तरीके से होता क्या है कि मॉनसून सेशन 2 दिन पहले ही एंड कर दिया गया पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में, चाहे राज्यसभा की बात करो चाहे लोकसभा की बात करो। ओके, अब इसमें मुद्दा क्या था कि 2 दिन पहले क्यों किया? एक तो पेगासस करके जो हमने स्पाईवेयर के पूरे मुद्दे देखे, एक तो इसको लेकर के ऑपोजिशन लगातार प्रोटेस्ट कर रहा था, बोला डिबेट होना चाहिए। दूसरा फार्मर्स का जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जो 3 फार्म बिल हैं उनको लेकर के,
उसमें। और इसके अलावा जो प्राइस राइज हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, और पर्टिकुलर किसकी, जो अभी क्रूड ऑयल में प्राइस राइज के चलते हैं 100 रुपए पर लीटर के हिसाब से पेट्रोल डीजल बिक रहे हैं। इन चीजों को लेकर के ऑपोजिशन लगातार इस तरीके से उन्होंने ऑब्जेक्ट किया कि काम ही नहीं होने दिया हाउस में। अब आप देखो राज्यसभा में तो ऐसे सीन क्रिएट हो गए कि टेबल पे चढ़ गए एमपीज। अब इनको आप इलेक्ट करके भेजते हो और ऐसे बिल्कुल बेवकूफ़ आदमी वहां पर टेबल पे चढ़ करके और फिर हाउस की पूरी वर्किंग को रोक देते हैं। और इस चीज़ को लेकर के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा, उन्होंने, मतलब कौन हो गए, एम वेंकैया नायडू जी जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने ये कहा कि बहुत ही बुरा दिन था। आप देखो कि आप जहां पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर बैठता है, जहां पर मेन हाउस की फंक्शनिंग होती है, उन चीज़ों को हम सेक्रेड मानते हैं, बहुत ज़्यादा पवित्र हैं, और उस पर आप इस तरीके की एक्टिविटीज़ करते हो, बोलो बहुत गलत बात है ये। आप देखो प्रोडक्टिविटी की बात की जाए ना, कि जितना हाउसेस को मिलना था, मतलब लोकसभा लगभग टारगेटेड था कि 96 घंटे की मीटिंग होगी, 96 आवर्स की मीटिंग होगी, और राज्यसभा की मीटिंग के लिए बोला जा रहा था कि 97 आवर्स की मीटिंग होनी चाहिए इस मॉनसून सेशन में। पर रिजल्ट क्या निकला, लोकसभा की प्रोडक्टिविटी और राज्यसभा की प्रोडक्टिविटी बहुत कम मिली। लोकसभा की 21% प्रोडक्टिविटी थी और राज्यसभा की 28% प्रोडक्टिविटी थी, जो कि 1999 के बाद से लेकर अब तक 8th लीस्ट प्रोडक्टिव सेशन रहा है। इसके अलावा 8 ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं, ऐसे सेशन हो चुके हैं जिनमें इनसे भी बुरा हाल रहा हुआ है। अब देखो यहां पर मुद्दे बताए जा रहे हैं, कब कब हुआ था। 1999 में पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के द्वारा ये बोला है, ये पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च है एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो उन्होंने 1999 से अब तक का पूरा सेशन को एनालाइज किया कि किस कब कब ज़्यादा डिसरप्शन हुआ। तो 2G स्पेक्ट्रम घोटाला जब हुआ था, उस टाइम पे बीजेपी ऑपोजिशन में थी, यूपीए गवर्नमेंट थी, उस टाइम पे राज्यसभा और लोकसभा की फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं होने दी थी। इसी तरीके से 2013-16 के बीच में भी बहुत बुरे तरीके से विंटर सेशन जो था उसमें परफॉर्मेंस बहुत पुअर आई थी। ठीक है, 2013 का जो लास्ट सेशन था ना 15th लोकसभा का, मनमोहन सिंह जी की सरकार के टाइम पे, उस टाइम पर क्या आंध्र प्रदेश का जो डिवीजन था, आज तेलंगाना आंध्र प्रदेश जो बन रहा था, उसको लेकर के मुद्दे को बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस चल रही थी। ऐसे लगभग 8 या 9 इंसिडेंट यहाँ पे बार बार बताए हुए हैं। अब उन इंसिडेंट्स को तो आप खुद से देख लेना, क्योंकि वो बिल्कुल भी काम के नहीं है। ठीक है, बस यही है कि प्रोडक्टिविटी बहुत घटिया है। अब बात यह है कि प्रोडक्टिविटी आई कितनी, तो यहाँ पर मेन जो काम की चीज़ है वो मैं बताता हूँ आपको, कि करंट लोकसभा की अगर बात करें तो एवरेज करंट लोकसभा की अगर बात करें ना, इसका मतलब हो गया जब से ये इलेक्शन हुए हैं 2019 के, तब से लेकर अब तक का जो टेन्योर है इस पूरे में, मतलब ये हो गई 17वीं लोकसभा चल रही है, 17th लोकसभा, मतलब 17 इलेक्शंस कंडक्ट हो गए हैं और 17वीं बार लोकसभा भी चल रही है। तो एवरेज निकालोगे ना तो लगभग एक बिल को डिस्कस करने में 2 घंटे और 23 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है। अब आप बताओ, 130 करोड़ लोगों के लिए आप कानून बना रहे हो और वहां पर 2.5 घंटे की डिबेट भी ढंग से नहीं हो रही है, तो क्या वाकई में क्वालिटी बिल बन रहे हैं? एक तो ये है। दूसरा, राज्यसभा के अंदर तो इससे भी बुरा हाल है कि एक बिल के डिस्कशन डिबेट के ऊपर केवल 2 घंटे का टाइम स्पेंड किया जा रहा है, जबकि राज्यसभा बनाई किस लिए गई थी कि जो कुछ भी लापरवाही लोकसभा करे उनको करेक्ट कर सके राज्यसभा, और जो स्टेट्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके राज्यसभा। उन चीजों में राज्यसभा की प्रोडक्टिविटी लोकसभा से कम आना बहुत ही ज्यादा गलत हो जाती है। यहां पर आप देखो कि अभी जो रिसर्च हुई है उसके बेसिस पे कि 46 मिनट्स की डिबेट हो रही है बिल्स के ऊपर, 34 मिनट्स की डिबेट हो रही है। अब 34 मिनट के अंदर तो मैं भी आपको पूरा टॉपिक अच्छे से नहीं समझा सकता अगर पूरी डिटेल में बात की जाए, वहां पर तो पूरे लॉ बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीजें आ जाती हैं जहां पर हमें थोड़ा सा लोकसभा पार्लियामेंट की प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करने की ज़रूरत है, और जिसमें ये जो लीडिंग पार्टीज हैं इनको तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहिए। लोकसभा की बात करें तो इसमें क्या आ रहा है, लगभग 21 घंटे और 14 मिनट का सेशन हुआ, जबकि होना कितना चाहिए था 96 आवर्स का। इस 74 घंटे, मतलब आप मानो 74 आवर्स, एंड वही बात आ गई प्रोडक्टिविटी वाली बात, कि जो प्रोडक्टिविटी थी वो लोकसभा की कितनी थी, राज्यसभा की। बिल्स हैं इंपॉर्टेंट, तो उनमें एक तो 127th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जिसमें ओबीसी से रिलेटेड जो मुद्दा था उसको पास किया है। एक आईबीसी में जो चेंजेस लेकर के आने थे, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में, वो एक जनरल इंश्योरेंस में चेंजेस लेकर के आने थे, नेशनलाइजेशन जो लाया गया था 1969 में उसमें चेंजेस लेकर के आने थे। तो वो चीज़ें, ये 3 इंपॉर्टेंट बिल पारित हुए हैं। पर वही चीज़ है
कि जहां तक जितना कुछ डिस्कशन होना चाहिए था वो डिस्कशन नहीं हो पाया। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं बेकार चीज़ है, हम सही नहीं कंसिडर कर सकते, इनमें डिस्कशन डिबेट अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है व्हाट टू वॉच इन लॉन्च ऑफ EOS-03 टुडे। देखते हैं क्या है ये। देखो EOS का है अर्थ ऑब्जर्वेशन या ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट। ठीक है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ये एक नई सीरीज शुरू की है। इस नई सीरीज का पहला सैटेलाइट अर्थ ऑब्जर्वेशन, मतलब अर्थ के ऊपर आप नजरें लगा करके रखोगे, राइट, कहां से, स्पेस से। तो EOS-01 को पिछले साल नवंबर में लॉन्च कर दिया था, पर कोविड के चलते डिले होता चला गया। तो EOS सीरीज का 02, 03 ये अब लॉन्च होने थे। अब 02 है वो तो और ज़्यादा डिले कर दिया है, वो तो आने वाले अक्टूबर नवंबर के टाइम पे लगभग लॉन्च होगा। और 03 को लॉन्च करने की आज की डेट थी 12 अगस्त, पर वो फेल हो गया जहाँ तक मुझे ध्यान है, मैंने अपडेट देखा था कहीं पे। ठीक है, बाकी कल और पता पड़ जाएगा हमें। ठीक है, तो इसको लॉन्च करने की बात की गई। तो पहले तो क्या था, ये जो नॉमेनक्लेचरली यूज किया जाता है ना, नाम जो नामकरण जो दिए जाते हैं ना इसरो के द्वारा, इनके पीछे बहुत सारी एक थोड़ी सी थ्योरी होती है हल्की सी। ठीक है, जैसे कि हम सैटेलाइट्स को कार्टोसैट सैटेलाइट भी बोलते हैं। वो कौन से सैटेलाइट्स हैं जो कि अर्थ सरफेस पर से लैंड टोपोग्राफी और मैपिंग से संबंधित काम करते हैं, कि कहाँ पर माउंटेन्स हैं, कहाँ पर प्लेट्यूज हैं, कहाँ पर प्लेन्स हैं। तो टोपोग्राफी के बारे में मैपिंग, और मैपिंग कर दी कि कहाँ ओशियन है, कहाँ पर कितना क्या है। तो कार्टोसैट मतलब मैपिंग से रिलेटेड उनका काम हो गया, तो उन सैटेलाइट्स को कार्टोसैट बोल दिया। इसके अलावा आप देख सकते हो कि ओशियन से रिलेटेड आपने रिसर्च करनी है, उसके लिए आपने कोई सैटेलाइट लॉन्च किया है तो उसको ओशियन सेट बोल दिया जाएगा। इसके अलावा इनसेट सीरीज का नाम आपने सुना होगा, रिसोर्स सेट सीरीज का नाम सुना होगा, GI सेट हो गया, स्केट सेट हो गया, और भी इनके अलावा बहुत सारे सैटेलाइट्स की सीरीज है। वो सारी सीरीज आ जाती है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट वाली सीरीज में। अब क्या है मुद्दा कि ये इनसेट, ये GI सेट और ये सारे के सारे अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट हैं। तो इसी चीज को थोड़ा सा और कंबाइन और एक क्लियर करने के लिए एक नया सेगमेंट तैयार कर दिया, जिसको बोल दिया EOS सीरीज। ठीक है, EOS सीरीज का मतलब अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। अब फ्यूचर में जो भी अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए सैटेलाइट लॉन्च होंगे वो EOS सीरीज के ही होंगे। ठीक है, उसमें कोई इनसेट, GI सेट, रिसोर्स सेट ये अलग नाम नहीं मिलेंगे। अब कार्टोसेट और ओशियन सेट ये तो रहेंगे, पर ये जो नीचे की कैटेगरीज हैं इनके लिए एक अम्ब्रेला टर्म तैयार कर ली गई है। हमारे यहां से जो लॉन्चिंग की जाती है इन सैटेलाइट्स की, इनके लिए देखो बहुत 4 व्हीकल्स मेनली इसरो ने अभी तक डेवलप किए हैं। एक तो SLV है, एक ASLV है, एक PSLV और GSLV। अब PSLV और GSLV तो देखो मेनली अभी यूज होते रहते हैं। ठीक है, अब जो SLVs हैं, SSLVs, उनको डेवलप करने की बात की जा रही है फिर से, जिससे कि जो छोटे सैटेलाइट है उनको सस्ते में लॉन्च किया जा सके। अब पेंडेमिक के चलते देखो पोस्टपोनमेंट पे पोस्टपोनमेंट तो हो ही रहा है, पर वही चीज है कि कभी ना कभी तो लॉन्च करना ही है हमें। तो उसके लिए एक ये आप कह सकते हो कि EOS वाली कैटेगरी अभी शुरू हो गई है नवंबर में। ठीक है, तीसरा सैटेलाइट अभी था, दूसरा पोस्टपोन किया हुआ है, थोड़ा सा डिलेड है। फिर उसके बाद में आगे वाली सीरीज है, इसी में आगे भी सीरीज होगी। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो यहां पर कि चंद्रयान 3, आदित्य, ये 2 इंपॉर्टेंट ऐसे अनमैन्ड मिशन है, वो भी अभी कंडक्ट करने थे, पर प्रॉब्लम क्या है, कोविड के चलते अभी रुके हुए हैं, तो उनको भी रोका हुआ है। आदित्य का काम क्या है, सन के बारे में स्टडी करना, चंद्रयान के बारे में, मून के बारे में स्टडी करना। ठीक है, तो ये चीज़ बताई जा रही है यहाँ पर। और एक बार आप मैं स्क्रीन पे छोड़ रहा हूँ, मेन चीज़ें थी वो मैंने बता दी है। अच्छा, एक जरूर देख लेना, सॉरी, GSLV, PSLV, SSLV, ASLV, इनके बारे में वही पढ़ लेना। UPSC क्वेश्चन PSLV के बारे में पूछ चुकी है प्रीलिम्स में, डिटेल पढ़ लेना इनके बारे में। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कि आमागढ़ के मीनास के बाद में अब उदयपुर के भील्स भी जो है वो अपनी आइडेंटिटी के लिए फाइट करना शुरू कर चुके हैं। देखो मुद्दा जो है वो मैं बता चुका हूं कि उदयपुर में एक स्टैचू लगा हुआ है। ठीक है, स्टैचू लगा हुआ है राणा पूंजा भील का। ठीक है, तो बताया ये जाता है, हिस्ट्री ये बताती है कि महाराणा प्रताप ने जब लड़ाई लड़ी थी मेवाड़ के लिए, किसके अगेंस्ट में, मुगल्स के अगेंस्ट में, तो उस टाइम पर पूंजा भील की लीडरशिप ने, भीलों ने बहुत सपोर्ट किया था। भील बेसिकली एक ट्राइब है जिसको शेड्यूल्ड ट्राइब की कैटेगरी में रखा गया है राजस्थान में। ठीक है,
तो राजस्थान में ही उदयपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर ये जो इंडिविजुअल है ना, राणा पूंजा भील, इसका स्टैचू है और उस स्टैचू के ऊपर सैफरन कलर का फ्लैग होस्ट कर दिया गया और उसको लेकर के भील जो है नाराज हैं कि आप यहां पर ट्राइबल आइडेंटिटी को क्यों क्राइसिस में डाल रहे हो, तो इसलिए ये आ गया। अब ये जो लड़ाई थी ना, जिसमें मेवाड़ के महाराणा प्रताप ने लड़ाई की थी मुगल से, ये 1576 के टाइम पे जो हल्दी घाटी बैटल था, आप हिस्ट्री में इस बारे में जरूर पढ़ते होंगे। तो हल्दी घाटी बैटल में जब महाराणा प्रताप लड़ाई लड़ रहे थे, तब उनकी हेल्प के लिए ये जो राणा पूंजा भील था, इसकी लीडरशिप में भीलों ने कंट्रीब्यूट किया था। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अभी क्या है, एक असर्शन लगाया जा रहा है कि राणा पूंजा जो था वो भील नहीं था, वो एक राजपूत था। ये तो कहा जा रहा है उन लोगों के द्वारा जिन लोगों ने वहां पर वो सैफरन केसरी कलर का झंडा लहरा दिया। और दूसरी तरफ भील्स बोलते हैं, और रिसर्च ये कहती है कि ये एक भील मतलब ट्राइबल लोग हैं। देखो, मेवाड़ एक रीजन है राजस्थान में, ठीक है। आप देखोगे राजस्थान का मैप, तो सदर्न राजस्थान जो है वहां पर मेवाड़ एक रीजन है और वहां पर भील्स की मेजॉरिटी अच्छी खासी है। और ये ट्राइबल ट्राइब है, वो जंगलों में रहती है और वहां पर पूरी डिटेल इनको अच्छे से पता रहती है, इनकी कमांड अच्छी रहती है, नेचुरल रिसोर्सेज पे इनका पूरा कंट्रोल है। ना तो नेचुरल रिसोर्सेज को ये डिक्लाइन होने देते हैं और ना ही वहां पर किसी और, आप कह सकते हो ना कि फॉरेन पार्टिकल का वहां पर इंटरवेंशन अलाउ करते हैं वो लोग, राइट। भील्स के बारे में राजस्थान का जैसे मैं क्लासेस लेता हूं ना, तो पूरी डिटेल बता रखी है मैंने वहां पे। खैर, यहां पर हम देख सकते हैं ट्राइब्स वाला जो सेगमेंट है, आर्ट एंड कल्चर का सेगमेंट है, उसमें भील्स के बारे में मैंने पूरा डिटेल दिया हुआ है। तो पॉइंट यहां पर यह आ रहा है कि भील्स जो एक ट्राइबल कम्युनिटी है, उसके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं और वो अपनी आइडेंटिटी के लिए लगातार फाइट कर रहे हैं, ठीक है। यही मेन चीज बताई जा रही है इसमें। ये फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटी है, जंगलों में रहती है और ट्रेडिशनली, ऐसा नहीं, और शेड्यूल्ड ट्राइब के तौर पे कंसिडर किया हुआ है राजस्थान में इसको। और आप देख सकते हो मेवाड़ की जो सदर्न अरावलीज हैं वहाँ पर ये लोकेटेड है मेनली। और इनके अलावा भील कम्युनिटी मिलकर के आसपास के जितने भी एरियाज हैं, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ पर भी भील्स हैं, वो लोग मिलकर के भीलों के लिए एक अलग से स्टेट की डिमांड भी ये करते रहते हैं। ओके, पॉलिटिक्स भी वहाँ पर चल चुकी है। जो भील ट्राइबल पार्टी है ना, बीटीपी, वो भी इस चीज़ को लेकर के बड़ी कंसर्न है कि यहाँ पर बीजेपी या फिर जो आरएसएस है, बोले ये हमारे यहाँ पर लगातार प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। बीटीपी हो गई भारतीय ट्राइबल पार्टी, ये राजस्थान में ही है। ओके, तो मेन चीज़ थी वो देख ली। भील्स के बारे में एक बार आप जरूर देखोगे क्योंकि इस बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है दैट इज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट स्लो रहा और एक्सपेक्ट क्या करता है प्राइवेट सेक्टर, उसके लिए अभी रेवेन्यू सेक्रेटरी ने इंडियन कंपनी से बात की। अभी रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं तरुण बजाज। तो इसमें देखो मेन बात तो ये है कि बोले टैक्स कलेक्शन में तो कोई डाउट नहीं है, बोले टैक्स कलेक्शन तो अच्छा हो रहा है, मतलब फिस्कल स्पेस सरकार को तो मिलेगा जिससे कि वो खर्चा कर सके। पर सवाल ये है कि प्राइवेट सेक्टर है अभी भी हेजिटेटेड है, मतलब जल्दी से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा। तो एक एनिमल स्पिरिट की रिक्वायरमेंट है, मतलब कि डिमांड भी अच्छे से हो, सप्लाई भी अच्छे से हो और एक स्पीड से और एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में अगर गेन करें हम कुछ इकोनॉमिकली, तो प्राइवेट सेक्टर को आगे आना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर अश्योरेंस क्या क्या दी गई है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, उनको हम हाईलाइट करते हैं। एक तो इन्वर्टेड ड्यूटी। इन्वर्टेड ड्यूटी के अंदर क्या होता है कि बाहर से, जैसे ये इंडिया है, ठीक है, तो बाहर से अगर रॉ मटेरियल आता है जिसको इंडियन कंपनीज प्रोसेस करके फाइनल प्रोडक्ट बना करके दूसरे फिर एक्सपोर्ट करती है, तो उस रॉ मटेरियल पे तो टैक्सेस आप लेते हो ज़्यादा। जबकि बाहर से कोई फिनिश्ड प्रोडक्ट आता है, मान लो चाइना से कोई प्रोडक्ट बन करके इंडिया में आया और उस पर आपने टैक्स कम कर रखा है, तो ऐसे में क्या हो जाएगा कि इंडिया के जो कंज्यूमर्स हैं वो अट्रैक्टेड फील करेंगे किसके लिए, जो चाइना से प्रोडक्ट आ रहा है उसके लिए। क्यों? क्योंकि फिनिश्ड प्रोडक्ट है, टैक्स कम लगा तो सस्ते में मिल जाएगा। जबकि इंडियन कंपनीज के लिए ये मुश्किल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल उनको जो चाहिए है अपने खुद के प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए वो महंगा मिल रहा है। तो इससे क्या हो जाता है कि आप इंडियन कंपनीज के अगेंस्ट में आप इस तरीके काम कर रहे हो, जिससे क्या हो गया कि जो इंडियन कंपनीज हैं वो अट्रैक्टेड फील नहीं करेंगी, या फिर ये कहो कि इंडियन कंपनीज इतना एक कंफर्टेबल फील नहीं करेंगी कि यार रॉ मटेरियल से सस्ता तो यार फिनिश प्रोडक्ट ही मिल रहा है, तो फालतू में हम क्यों पैसा इन्वेस्ट करें। ठीक है, तो इन्वर्टेड ड्यूटीज को करेक्ट करना ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी। एक तो ये बात इसमें बताई जा रही है मेनली, बाकी चीज़ें तो टैक्सेशन का ये रेट्रोस्पेक्टिव वाला इशू है, ये हमने देख लिया, ये करेक्ट कर ही दिया गया है।
अब आपके लिए छोटी सी टास्क है कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है ना, इसके बारे में आप एक बार जरूर पढ़ोगे, ठीक है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ओके, ये इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने का काम करती है ये थ्योरिटी हमारे यहां पर। खैर आगे देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज आ गई क्या, कॉमर्स सेक्रेटरी आ गए अब, ठीक है, एक और आईएएस ऑफिसर। ये कहते हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हमें और करने की जरूरत है, नहीं तो ग्लोबल मार्केट में हम बहुत पीछे रह जाएंगे। तो टारगेट क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि 2027-28 तक हम अभी का जो हमारा मर्केंडाइज एक्सपोर्ट है, जो भी हम गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं, उसकी वैल्यू आ रही है कितनी, एनुअल $290 बिलियन। बोले उसको राइज करके हम $1 ट्रिलियन तक ले जाएंगे 2027-28 तक। तो यहां पर कॉमर्स सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम क्या कहते हैं कि अगर आप इतना बड़ा टारगेट लेकर के चल रहे हैं तो हमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स करने होंगे बहुत सारे कंट्रीज के साथ में। ओवरऑल अभी 20 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स है जिनके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी ध्यान लगाए हुए हैं, और जिनमें 6 तो ऐसे हैं जिनको अब जल्दी से जल्दी खत्म करना है कि हाँ उन कंट्रीज के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए। अब आपके लिए छोटी सी टास्क है कि इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए जो भी मॉडल्स हैं, जैसे कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की बात कर लो, जो यूनियन होती है कॉमर्स, या फिर मतलब अलग अलग जो एग्रीमेंट्स होते हैं उनके बारे में एक बार आपको पढ़ना है। एक सेकेंड रुकिए, जिनमें आप बात करते हो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की, ठीक है, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स की, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप की बात करते हो, ठीक है, जो आपकी ट्रेड यूनियन है वो क्रिएट होती है, और या फिर जो ये कॉमर्स यूनियन बनती है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इजीली एक साथ काम करने के लिए, जैसे यूरोपियन यूनियन की बात ही कर लो। ये क्या है, एक तरीके से यूनियन कंट्रीज साथ में आ गए और उन्होंने कुछ अपनी कंडीशंस में कॉम्प्रोमाइज़ किया, सेटलमेंट किया और सेट हो गए। ऐसे में बोला यूएई के साथ में तो जल्दी से जल्दी होने के चांसेस हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के। दूसरा, यूके के साथ में बातचीत चल रही है क्योंकि ब्रेग्जिट के बाद में यूनाइटेड किंगडम सेपरेट हो गया है यूरोपियन यूनियन से, और बोले यूरोपियन यूनियन के साथ में बात चल रही है, पर यूरोपियन यूनियन के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। वो क्या कि बोले 27 कंट्रीज़ का ग्रुप है ये। अब तो ऐसे में पहले 27 कंट्रीज़ के बीच में कोई आप कन्वर्जेंस हो, एक आप देख सकते हो कि हाँ वो साथ में आए कि हाँ इंडिया के साथ में हमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना है, तो वो आगे बढ़ जाएगी। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक तरीके का ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें इंडिया दूसरे कंट्री के साथ में, जिसके साथ में भी FTA साइन कर रहा है ना, इसका मतलब ये हो गया कि एक मिनिमम से मिनिमम टैक्स या फिर आप कहो जीरो टैक्सेशन के ऊपर ये लेन देन की बात की जाएगी इन दोनों के बीच में। इससे क्या हो जाएगा, गुड्स का ईजी एंड एफिशिएंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। इससे क्या होता है कि वही बात कि आपके यहाँ पर मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट अगर आउट ऑफ इंडिया जाकर के बिकते हैं तो हमारे यहाँ पर जॉब क्रिएट होगा, और हमारे यहाँ की टेक्नोलॉजी बाहर जाएगी, बाहर की टेक्नोलॉजी इंडिया में आएगी, तो वो रिलेशनशिप भी बहुत इंप्रूव होती चली जाती है। ओके, फिर आगे देखो, छोटी सी एक न्यूज़ और है यहाँ पर, ये देखिए कि वॉलेटिलिटी के चलते आरबीआई जो है वो मॉनिटरिंग करेगा किसकी, जो भी ऑफशोर एरियाज में स्पिल ओवर हो रहा है और उसका असर डोमेस्टिक मार्केट में। अब देखो एक सिंपल सा तरीका बताता हूं, ऑफशोर का मतलब होता है विदेशों में, और डोमेस्टिक का मतलब आप जानते हो ऑनशोर। ऑनशोर का मतलब लोकल, हमारे यहां पर। अब कोई भी ट्रेड अगर रुपए के अंदर किया जा रहा है और वो स्टॉक मार्केट है कहां का, लंदन का या फिर न्यूयॉर्क का, वहां पर रुपए के अंदर ट्रेड किया जाता है। अब रुपया क्या है, नॉन कन्वर्टेबल करेंसी है, इतनी ज़्यादा कॉमन करेंसी थोड़े ना है। यूएस का डॉलर है, उसमें तो आप किसी भी देश के साथ में लेन देन कर सकते हो, क्योंकि वो कन्वर्टेबिलिटी भी उसकी पूरी है कि यूएसए का डॉलर देकर के आप किसी भी देश की करेंसी ले सकते हो। पर रुपए को देकर के करेंसी आप दूसरे कंट्री की लो, ये कोई गारंटी आपको नहीं देगा। क्यों कि कन्वर्टेबिलिटी जो है रुपए की वो अभी भी पूरी नहीं है। दूसरा, इंडिया का जो ट्रेड है, लेन देन है, वो ज़्यादातर हम लोग करते किस में, यूएस डॉलर में ही करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जो एनडीएफ होते हैं, एनडीएफ का मतलब होता है नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड, इसका मतलब हो गया नॉन डिलीवरेबल, इसका मतलब ये हो गया कि आपने रुपए में बातचीत कर ली, ठीक है, कि ट्रेड एग्रीमेंट हो गया किन्हीं दो कंट्रीज के बीच में या फिर दो कंपनियों के बीच में कि हाँ भाई हम 50,000 करोड़ की ये डील करते हैं। ओके, अब उस डील को फाइनलाइज किया गया कहां पर, लंदन के स्टॉक एक्सचेंज में। अब यहां पर आप बताओ कि रुपया का वहां पर क्या लेन देन किया जा सकता है, जबकि रुपया जो है वो इतना इजीली कन्वर्टेबल नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाएगा, डील तो रुपए की टर्म्स में ही होगी, पर वो डील में रुपया लेने देने की बजाय वहां पर एक्सचेंज जो होगा वो किसी दूसरी करेंसी में होगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो गया कि रुपए का यूज किया जा रहा है
दूसरे कंट्रीज के अंदर या ऑफशोर मार्केट्स के अंदर। अब वहां पर अगर रुपए के लेन देन के अंदर कुछ वॉलेटिलिटी आ जाए, कुछ स्टेबिलिटी ना रहे, तो उसका असर डोमेस्टिक मार्केट पे पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि हमारे लिए तो रुपया इंपॉर्टेंट है कि नहीं। अगर विदेशों के अंदर रुपए के अंदर कोई लेन देन होता है और उसमें रुपया ट्रांसफर नहीं हो रहा है, केवल बात रुपए के अंदर हो रही है, लेन देन तो आप डॉलर्स में करते हो या फिर कोई दूसरी कन्वर्टेबल करेंसी में करते हो, बट वहां पर स्टेबिलिटी ना रहने के चलते क्या हो जाता है कि उसका असर आपको डोमेस्टिक मार्केट में देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि रुपए की जब ट्रेड, आपका ट्रेड के हिसाब से तो रुपए की वैल्यू डिसाइड होती है ना, कि जितना ज्यादा आप स्ट्रांग परफॉर्म करोगे इंटरनेशनल इकोनॉमी में, उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग आपकी करेंसी होती चली जाती है। अब इंडिया की इकोनॉमी आपको पता ही है कि कितने ज्यादा क्राइसिस का सामना करती रहती है, तो ऐसी सिचुएशन में ऑफशोर मार्केट्स में जो कुछ भी स्पिल ओवर का मतलब कि बहुत सारा रुपए के नाम पे ट्रेड हो रहा है, रुपए की वैल्यूएशन में बहुत ज्यादा लेन देन हो रहा है। वो बात अलग है कि रुपया लिया दिया नहीं जा रहा है, केवल बात रुपए में हो रही है, एग्रीमेंट में रुपया लिखा जा रहा है। तो बोलो उसके चलते वॉलेटिलिटी अगर वहां पर ज्यादा है तो उसका असर बोलो ऑन शोर भी पड़ता है, मतलब डोमेस्टिक मार्केट पर भी पड़ता है। और इस तरीके के जो एग्रीमेंट होते हैं ना, जिनमें आपने नॉन कन्वर्टेबल करेंसी जैसे कि रुपया हो गया और साउथ कोरिया का वॉन, ये दो ऐसी करेंसीज हैं जिनका सबसे ज्यादा ट्रेड हो रहा है लंदन के अंदर एनडीएफ्स के तौर पे। एनडीएफ का मतलब क्या होता है? नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड्स। फॉरवर्ड का मतलब क्या हो गया कि आज आपने एग्रीमेंट किया और एग्रीमेंट करने के बाद में आप कहोगे कि हाँ जी 25 अगस्त तक आप मुझे 10 टन गेहूं पहुंचा दोगे, एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, 10 टन गेहूं पहुंचा दोगे और इसके बदले में मैं आपको ये पर्टिकुलर अमाउंट पे कर दूंगा। और अब चाहे फिर रुपए की वैल्यू बढ़े चाहे घटे, कुछ भी हो, अब आपने एग्रीमेंट कर दिया ना, अब वो पैसा आप वहां पर पे करोगे। पर बात क्या की, आपने डॉलर के अंदर, एग्रीमेंट तो रुपए के अंदर कर दिया, पर पेमेंट अगर आप करने की बात आएगी तो आप क्या करोगे, वहां पर कोई दूसरी कन्वर्टेबल करेंसी यूज करोगे। पर बात तो आपने रुपए में कर ली ना। अब यहां पर ये रुपया अगर कंट्रोल्ड मैनर में वहां पर फ्लो नहीं हो रहा है, अनकंट्रोल्ड मैनर में फ्लो हो रहा है, अनसर्टेनिटी ज्यादा हो रही है, तो इस रुपए का असर डोमेस्टिक मार्केट पे आएगा। इस चीज को मैनेज करने के लिए आरबीआई अब मॉनिटरिंग करेगा। ओके, तो ये थी मेन जो हमारी न्यूज थी, सारी की सारी वो हमने देख ली है। बाकी इसके अलावा वर्ल्ड पेज पे अगर नजर डालें एक बार, तो तालिबान लगातार अपनी पकड़ बनाए चला जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा इधर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जिसका चेयरमैन अभी कौन है, अभी करंटली प्रिजाइड कर रहा है इंडिया। अगस्त में इंडिया करेगा। ओके, तो साउथ चाइना सी वाला मुद्दा जब आया तो बीजिंग, मतलब चाइना ने ये कहा कि बोले यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सही प्लेटफॉर्म नहीं है ये साउथ चाइना सी वाला मुद्दा डिस्कस करने के लिए, क्योंकि आपको पता ही है कि अभी प्रिजाइड कौन कर रहा है, इंडिया, और साथ में यूएसए भी अपनी तरफ से पूरी कोशिशें कर रहा है चाइना को डिफेम करने की। तो ऐसे में उसने ये कह दिया। बाकी तो देखो जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी वो हमने सारी देख ली। वीडियो आज बहुत ही लेंदी हो गया, पर जो काम की थी वो हमने कवर कर ली। ठीक है, न्यूज़पेपर आपको सुबह मिल ही जाएगा। थैंक यू।